वंदे मातरम। बहुत स्वागत है आप सभी का। नेटवर्क 10 आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। उत्तराखंड के वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने सदन में 2022 और 23 का बजट पेश कर दिया है और सरकार ने इस बार सरकारी विभागों में नए परिवर्तन पर फोकस रखा। सरकार इस बार कृषि क्षेत्रों को बढ़ावा देने पर काम करेगी और इसके अलावा बेहतर कनेक्टिविटी बनाने पर भी सरकार का खास फोकस रहेगा। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने अपने संबोधन में ये कहा कि केंद्र पोषित और बृहद सहायतित योजनाओं को तेजी के साथ लागू करेगा और इसके साथ ही 1930 करोड़ की योजना से टिहरी झील का विकास भी होगा। साथ ही साथ ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने पर कार्य होगा। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने यह भी कहा कि 1750 करोड़ की लागत से देहरादून से मसूरी परियोजना की भारत सरकार से स्वीकृति मिल चुकी है। वहीं दूसरी ओर 2812 करोड़ की अर्बन योजना की भी स्वीकृति मिली है। केंद्र सरकार ने स्वच्छ पेयजल के लिए जायका के माध्यम से 1600 करोड़ की योजना को स्वीकृति दे दी है और इसके अलावा 14387 करोड़ की बाह्य सहायतित योजना की भी सौगात केंद्र ने उत्तराखंड को दी है। तो धामी सरकार ने बजट पेश किया है आज ही। आपको बताएं, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य के लिए 6 करोड़ दिए गए हैं और देखिए बजट में बड़ी बातें क्या रही वो भी आपको टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं और अब बता रहे हैं। मुख्यमंत्री सीमांत क्षेत्र विकास योजना 20 करोड़ इसके लिए दिए गए हैं और 10 करोड़ दिए गए हैं सामुदायिक फिटनेस उपकरण के लिए। गौ सदनों के लिए 15 करोड़ आवंटित किए गए हैं। मुख्यमंत्री एकीकृत बागवानी विकास योजना के लिए 17 करोड़ दिए गए हैं। चाय विकास योजना के लिए 18.40 करोड़ का बजट दिया गया है। मेरा गांव मेरी सड़क के लिए 14 करोड़, अटल उत्कर्ष विद्यालय के लिए 12 करोड़ से ज्यादा, सीपेट यानी CIPET के लिए 10 करोड़ दिए गए हैं। मुख्यमंत्री महिला स्वयं सहायता समूह के लिए 7 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया है। तो ये जो तमाम खास बातें हैं कि किस चीज के लिए कितना बजट पेश किया गया, उसकी रूपरेखा क्या रही, वो हम आपको बता रहे हैं। स्वास्थ्य के लिए, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य एक बहुत बड़ा मुद्दा है उत्तराखंड में और उसके लिए उसको सुचारू करने के लिए और उसको बेहतर करने के लिए 6 करोड़ का बजट पेश किया गया। सीमांत क्षेत्र में शिक्षा के लिए 5 करोड़ बजट का प्रस्ताव रखा गया। PM फसल योजना के लिए 4 करोड़, अटल आयुष्मान योजना के लिए 310 करोड़, मनरेगा के लिए 298 करोड़, PM आवास योजना के लिए 312 करोड़, स्मार्ट सिटी योजना के लिए 205 करोड़, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के लिए 105 करोड़, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के लिए 112 करोड़, वृद्धावस्था, निरा, विधवा, दिव्यांग, आर्थिक रूप से कमजोर, पिछड़े और किसान परित्यागिता महिलाओं की पेंशन के लिए 15 करोड़ का जो बजट है वो तय किया गया है। उत्तराखंड महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, मजबूत करने के, सुदृढ़ करने के लिए 55 करोड़ रुपए दिए गए हैं। PM कृषि सिंचाई योजना 43 करोड़, सामान्य OBC छात्रों की निशुल्क पुस्तकों के लिए 37 करोड़ दिए गए हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी अर्बन मिशन योजना के तहत 34 करोड़ का बजट दिया गया है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वराज अभियान के लिए 30 करोड़, पलायन रोकथाम के लिए 25 करोड़। और देखिए उत्तराखंड में जो वर्षों से जो अहम मुद्दा और जो बड़ा मुद्दा चला आ रहा है पलायन का, उसको लेकर अब सरकार इस बजट के माध्यम से भी दिख रहा है कि कितनी गंभीर है और उसको इस बजट में महत्वपूर्ण माना गया है। तभी पलायन रोकथाम के लिए 25 करोड़ का बजट निर्धारित किया गया है। तो नंदा गौरा योजना के लिए 500 करोड़ का जो बजट है वो निर्धारित किया गया। तो सदन में साल 2022 और 23 का बजट पेश हो चुका है, लेकिन सबसे खास बात ये, क्योंकि 63,000 करोड़ का ये बजट पेश हुआ है, उसके आसपास का ये बजट है और ऐसे में कोई वर्ग पीछे ना रह जाए, किसी वर्ग को छोड़ा ना जाए, हर वर्ग को साथ लिया जाए और हर वर्ग को कुछ ना कुछ पिटारे से दिया जाए। इस बात का खास ख्याल यहाँ पर रखा गया और महत्वपूर्ण ये भी था क्योंकि इस बजट की रूपरेखा और इसका पूरा सेट तैयार करने से पहले आम लोगों से सुझाव लिए गए थे और उन्हीं के सुझावों के आधार पर, उनके सुझावों के बाद इस पूरे बजट की रूपरेखा तैयार की गई, उसका स्वरूप तैयार किया गया, उसका पूरा खाका तैयार किया गया। और यही वजह है कि उत्तराखंड सरकार की तरफ से
प्रदेश के हर वर्ग को इस पिटारे से कुछ ना कुछ दिया गया है, चाहे स्मार्ट सिटी की बात हो या फिर ग्रामीण विकास में ग्रामीण क्षेत्रों में विकास योजनाओं की बात हो या फिर महिलाओं को सुदृढ़ मजबूत करने की बात हो, पलायन की रोकथाम की बात हो। हर किसी क्षेत्र में बजट तैयार किया गया है, हर किसी क्षेत्र को बजट दिया गया है ताकि वो इन तमाम विभागों में, इन तमाम क्षेत्रों में तेजी के साथ काम कर सके। तो बीते कुछ दिनों पहले लेखानुदान 6 महीनों का पेश किया गया था कि इतने बीते समय में सरकार की तरफ से प्रदेश के लिए क्या कुछ किया गया। लेकिन आज बजट सत्र हुआ और बजट आज 2022 और 23 के लिए पेश हुआ। वार्षिक बजट है और ये इसीलिए भी खास है क्योंकि उत्तराखंड में कई ऐसे मुद्दे हैं जो लगातार लोगों के द्वारा उठाए जा रहे थे और सरकार उन पर बेहद गंभीर थी और उन्हीं मुद्दों को साथ लेकर, उन सभी क्षेत्रों को साथ लेकर बजट में कुछ ना कुछ दिया गया है। उस पिटारे से हर किसी के लिए कुछ ना कुछ खुला है। गौ सदनों के लिए 15 करोड़ रुपए दिए गए हैं। मुख्यमंत्री एकीकृत बागवानी विकास योजना के लिए 17 करोड़ दिए गए हैं। नंदा गौरा योजना के लिए 500 करोड़ चयनित किए गए हैं। तो धामी सरकार ने आज अपना बजट पेश कर दिया है और इसीलिए भी खास है क्योंकि वार्षिक बजट है। इससे पहले लेखा अनुदान पेश किया गया था। अब आने वाले 9 महीनों के लिए सरकार किस गति के साथ काम करेगी उसका पूरा खाका आज सबके सामने रखा गया। ज्ञानेंद्र तिवारी हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं जो बताएंगे कि आज बजट सत्र में क्या कुछ खास रहा और बजट में किन संभावनाओं को देखा जाना चाहिए। ज्ञानेंद्र, हर वर्ग को साथ लेने की कोशिश की गई बजट में, हर किसी के लिए पिटारे से कुछ ना कुछ निकला, चाहे हम रोजगार की बात करें, युवाओं की बात करें, शिक्षा की बात करें, महिलाओं की बात करें या फिर पलायन जैसे गंभीर मुद्दे की रोकथाम के लिए बात करें। देखिए, एक पहाड़ी राज्य को जिस तरह के बजट का अनुमान हो वो कहीं ना कहीं इस बजट में रखा गया है। खासतौर पे अगर देखा जाए महिलाओं को जिस तरीके से रोजगार से जोड़ने की बात हो, इस बात को खासतौर पे इस रोजगार कहीं ना कहीं इस बजट में इसका प्रावधान रखा गया है। दूसरी तरफ से कहीं जो पर्यटन को बढ़ावा देने की बात की जा रही थी, पर्यटक को कहीं ना कहीं इस बजट में खासतौर पे महत्व दिया गया है। कई तरह की इसमें प्रावधान किया गया है जिस तरह की पर्यटन को गति मिल सके उत्तराखंड के अंदर। दूसरी तरफ देखें तो शिक्षा व्यवस्था और पलायन, जो कि उत्तराखंड का एक बड़ा मुद्दा है, जो पलायन का, दुर्गम इलाकों में शिक्षा की व्यवस्था को दुरुस्त करने की। और ऐसे में अगर हम देखें जिस तरीके से चंपावत में एक यूनिवर्सिटी का कैंपस खोलने की जो कहीं ना कहीं इसमें स्वीकृति दी गई है, बजट में उसे जगह दिया गया, तो कहीं ना कहीं इसका सीधा जो फ़ायदा है उन युवाओं को मिलेगा जो वहाँ पढ़ने के लिए जाएंगे। और ख़ासतौर पे इसकी ज़रूरत भी है। उत्तराखंड का बजट उत्तराखंड के भौगोलिक परिस्थिति के अनुसार भी होना चाहिए। और जिस तरीके से कृषि को लेके भी तमाम जो मुख्यमंत्री स्तर पे और केंद्रीय योजनाओं का जो संचालन हो रहा है, उनको भी उत्तराखंड के बजट में स्थान दिया गया है। उत्तराखंड के किसानों की जो आय दुगुनी हो, इसको कहीं ना कहीं सरकार प्राथमिकता दे रही है और ऐसे में कृषि को लेके भी कहीं ना कहीं इस बजट में जगह देने का काम किया गया है। और खासतौर पर देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये जरूरत भी है कि उत्तराखंड में चाहे वो अगर दोनों में आकलन किया जाए, दोनों में कुछ चीज़ें अगर निकालनी हो कि कहाँ पर कमी रही थी पिछली बार, उन कौन सी कमियों को इस बार भरा गया है, कितना अंतर पिछले बजट में और इस बार के बजट में? देखिए, पिछली बार 57,000 करोड़ का बजट रखा गया था। हालांकि इस बार इसे बढ़ाने का काम किया गया है और ऐसे में देखा जाए तो इस बार का जो बजट है वो कहीं ना कहीं कई मामलों में बेहतर है। खासतौर पे इसमें एक चीज़ ज़रूर सरकार को फोकस रखने की ज़रूरत थी कि जो इनकम हो रहे हैं, इनकम के हिसाब से अगर देखा जाए तो जो खर्च हैं वो थोड़ा बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सरकारी विभागों में जो खर्चे हैं उस पर कंट्रोल करने की आवश्यकता थी, उसमें कहीं ना कहीं संशोधन करने की आवश्यकता थी और इसे कंट्रोल करने की आवश्यकता थी। लेकिन सरकार ने पर्यटन के क्षेत्र में
अन्य चीज़ों को, जो रेवेन्यू जिनसे कि उत्तराखंड को मिल सके, उस पर फोकस किया है। और इसका सीधा साधा जो फ़ायदा है वो राज्य की जनता को, राज्य को मिलेगा। और ये ज़रूरी भी है, क्योंकि जिस तरीके से रेवेन्यू अगर होता है तो ये जो खर्च है वो उसका कहीं ना कहीं समावेश बना रहता है। और जो हर वर्ष जो राज्य को कर्ज लेने पड़ते हैं, उसकी लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। मौजूदा समय में राज्य लगातार कर्ज में डूबता हो चला जा रहा है। और मेरा ऐसे में सवाल आपसे जिस अगला प्रकार से ज्ञानेंद्र बजट में इसी से जो जुड़ा हुआ प्रावधान है, रखे गए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इसका उत्तराखंड जो एक ऐसा फायदा है वो राज्य जरूर है जो मिलेगा। कर्ज और में ऐसे डूबा में हुआ है। अगर प्रदेश सरप्लस से होता है, अगर उसका बजट सरप्लस में होता है, तो कहीं ना कहीं उनके लिए वो और द्वार खुलते हैं, संभावनाएं और बढ़ती हैं, विकास और तेजी के साथ होता है। लेकिन ये बेहद ही चुनौतीपूर्ण है सरकार के लिए भी, क्योंकि उत्तराखंड राज्य पहले ही कर्ज में डूबा है। कर्ज से उबारना और साथ ही साथ उस क्षेत्र का विकास करना, राज्य का विकास करना, वो भी उतनी ही गति के साथ, दोनों को बैलेंस करना एक बहुत बड़ी चुनौती है सरकार के लिए। देखिए, उत्तराखंड के अंदर अगर हम देखें, कांग्रेस भाजपा की सरकारें रही हैं, लगातार कर्ज जरूर बढ़े हैं, लेकिन जिस तरीके से ये मौजूदा समय में धामी सरकार का जो बजट आया है, कहीं ना कहीं इसको ये कोशिश की गई है कि जो रेवेन्यू है उसको कहीं ना कहीं बढ़ाया जाए विभिन्न माध्यमों से। चाहे वो राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने की बात हो, या पर्यटन जो स्थल हैं उनको डेवलप करने की बात हो, उस पर फोकस ज़रूर रखा गया है। इसके अलावा जो देखा जाए तो राज्य की एक सरकार की कोशिश है कि उत्तराखंड के अंदर जो पलायन है उसे किस प्रकार से रोका जाए। पलायन पे विशेष फोकस है, ताकि पलायन रुकेगा, रोजगार जो है उत्तराखंड के जो नौजवान हैं उत्तराखंड के अंदर ही रोजगार करेंगे, और कई सारे जो रोजगार के नए सृजन हैं उत्पन्न होंगे। और ऐसे में एक दिशा में रेवेन्यू होगी तो उत्तराखंड राज्य को इसको फायदा भी मिलेगा। तो ये बिल्कुल कोशिश जरूर की जा रही है, लेकिन देखा जाए तो जिस जो तरीके से 2022 और लगातार 23 का कर्ज जो बजट है बढ़ते चले जा उत्तराखंड रहे का, हैं, वो ये इसलिए चिंता भी के खास विषय है, है। कई मायनों में यूँ तो खास है क्योंकि आम लोगों के सुझाव इसमें जोड़े गए और उनके बाद उसकी रूपरेखा तैयार की गई, उसका पूरा सेटअप तैयार किया गया। लेकिन इसीलिए भी खास रहेगा क्योंकि 2 साल से कोविड महामारी से देश झेल रहा है और कई रोजगार गए हैं, कई लोग बेरोजगार हुए, घर बैठने को मजबूर हुए, कई नौकरियां गई और कई के व्यापार भी ठप हुए। लेकिन ऐसे में इस बार का जो बजट है, कहीं ना कहीं उन सभी आशाओं पर खरा उतरने वाला बजट भी माना जाए। हाँ, बिल्कुल। सरकार की ये कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को रोज़गार से जोड़ा जाए, और यही वजह है कि इन सभी चीज़ों पे फोकस रखा गया है। कई सारे रिसोर्सेज ऐसे राज्य सरकार पैदा करने की बात कर रही है, और बजट में उसका प्रावधान किया गया है, जिससे विभिन्न योजनाओं के माध्यम से राज्य के युवाओं, राज्य की उन महिलाओं को जो छोटे छोटे कुटीर उद्योगों के माध्यम से जुड़ सकें और अपने आजीविका के संसाधन को कहीं ना कहीं कर सकें। ऐसे में इस पे विशेष फोकस विभिन्न योजनाओं के माध्यम से किया गया है। और ऐसे में बिल्कुल, इसके और अलावा हमने अगर हम देखा कि देखें जिस तो जो तरीके से ग्रामीण बजट स्तर पेश पे किया जो गया है उसमें सड़कों की किसी को भी कनेक्टिविटी पीछे है नहीं उसे छोड़ा भी गया। सुधारने को ज्ञानेंद्र, उसमें किसी को भी पीछे नहीं छोड़ा गया और हर वर्ग को साथ लेकर, हर क्षेत्र के लोगों को साथ लेकर ये पूरी कोशिश की गई कि इस पिटारे से, सरकार के इस खजाने से, इस पिटारे से हर किसी को कुछ ना कुछ सौंपा जाए, कुछ ना कुछ दिया जाए। ज्ञानेंद्र, आप अपनी नजर लगातार बनाकर रखिएगा इस बजट को लेकर, आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। बहरहाल बहुत धन्यवाद आपका इस जानकारी और अपडेट के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। और चलिए एक बार फिर से आप सभी का ब्रेक के बाद बहुत स्वागत है। रुक करते हैं बुलेटिन में कुछ और खबरों की तरफ। विधानसभा का बजट सत्र अब शुरू हो चुका है। वहीं यशपाल आर्य समेत कई कांग्रेसी नेता ग्रीष्मकालीन सत्र गैरसैंण में कराए जाने की मांग को लेकर सदन के बाहर धरने पर बैठ गए। सदन में कांग्रेस के जनप्रतिनिधियों के अपमान को लेकर नारेबाजी की गई। पहले दिन वित्त वर्ष 2022 और 23 के लिए 63,000 करोड़ से ज्यादा का बजट पेश किया गया। सत्ता पक्ष और विपक्ष के मध्य जोर आजमाइश होने पर सत्र दोपहर तक हंगामेदार बना रहा। विधायकों के सवालों के जवाब मंत्री सतपाल महाराज देते नजर आए। देखिए, सरकार गंभीर नहीं है। हमारे माननीय सदस्यों द्वारा विभिन्न मुद्दों को, विभिन्न विषयों को, जनता के सवालों को सदन में उठाने का काम किया, लेकिन माननीय मंत्रीगण, माननीय मंत्री जी ने उन सवालों के जवाब बहुत ही हल्के ढंग से दिए। होमवर्क नहीं है और सवालों के जवाब से बचना चाहते हैं। बिल्कुल
स्पष्ट हो चुका है कि कोई बिना तैयारी के सरकार हमारे माननीय विधायकों के प्रश्नों के जवाब दे रही है, जिसमें न तथ्यहीन है, बेबुनियाद हैं, जिनकी कोई जड़ें नहीं हैं। ऐसे सवालों के जवाब आज देखने को मिले हैं और कहा जा रहा है कि सारी सूचनाएं आपके घरों तक पहुंचा दी जाएंगी। ये आश्वासन इस बात के दिए जा रहे हैं कि हम आपको कोई सूचना भेज देंगे। ये तो सदन का अपमान है और निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि होमवर्क की बिल्कुल कमी है, होमवर्क है ही नहीं। देखिए, जिस प्रकार से आज पहला दिन सत्र का है और जिस प्रकार से विपक्ष के साथियों ने जो प्रश्न लगाए प्रश्नकाल के दौरान, हमारे माननीय मंत्री जी ने बहुत ही संतोषजनक और ठोस जवाब उनको दिए। हालांकि बीच बीच में जिस प्रकार से विपक्ष अपने स्वभाव के अनुरूप बिना उत्तर जाने वो डिस्टर्ब करने का प्रयास कर रहा था, लेकिन इस बात का संतोष है कि माननीय मंत्री जी ने बहुत ठोस और जवाब उनको दिए। और जहाँ तक गैरसैंण की बात है, अभी चूँकि 310 के तहत उन्होंने अपना विषय उठाया है और माननीय अध्यक्षा जी ने उसे नियम 58 के रूप में परिवर्तित किया है। वो अभी लंच ब्रेक के बाद उसमें शायद चर्चा होगी। उसके अतिरिक्त जैसा माननीय किच्छा विधायक श्रीमान तिलकराज बेहड़ जी ने एक विषय रखा था, उसमें जो आपके द्वारा पत्र की बात आप कर रहे थे, उसमें हमारे द्वारा नैनीताल एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक उधम सिंह नगर को उनके द्वारा शिकायती पत्र दिया गया और जिसकी क्षेत्राधिकारी स्तर के अधिकारी के द्वारा जांच की गई और जांच के दौरान थाना स्तर पर किसी प्रकार की गलती परिलक्षित नहीं हुई। देश के युवाओं को सेना में सेवाएं देने के लिए केंद्र सरकार ने एक बड़ी योजना की शुरुआत की है। दरअसल केंद्र सरकार की तरफ से शुरू की गई अग्निपथ योजना के तहत देश के युवाओं को 4 साल तक सेना में नौकरी करने का मौका मिलेगा। दरअसल योजना के लॉन्च होने के बाद ही प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने संयुक्त प्रेस वार्ता कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस पर आभार भी व्यक्त किया। इस योजना के तहत 10वीं और 12वीं के छात्रों को मौका मिलेगा। यही नहीं, अगर इस नौकरी के दौरान शहीद होने पर शहीदों के परिजनों को 1 करोड़ की सहायता राशि भी दी जाएगी। वहीं दूसरी ओर धामी ने यह भी कहा आगे कि केंद्र सरकार लगातार सेना और सेना से जुड़े हुए लोगों के लिए बेहतर काम कर रही है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का बहुत धन्यवाद करता हूं कि उनके कालखंड में लगातार सेना और सेना से जुड़े हुए विषयों पर उनके उत्थान के लिए लगातार काम किया गया है। आज इस योजना को लॉन्च करने के लिए भारत सरकार के रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी का भी मैं धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने एक ऐसी योजना लॉन्च की है। इस योजना के लॉन्च होने से जो देश के नौजवान हैं 4 साल तक सेवा में अपनी सेवाएं दे पाएंगे। इस योजना में जो अग्निवीर तैयार किए जाएंगे वो देश के नौजवान आर्म फोर्स में जा सकेंगे। उन्हें नई तकनीकी से उनको ट्रेंड किया जाएगा, उनका प्रशिक्षण किया जाएगा और देश को हाई स्किल आर्म फोर्स मिलेगी। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी को एक और बड़ा झटका लगा है। दरअसल प्रदेश अध्यक्ष दीपक बाली ने आम आदमी पार्टी से इस्तीफा देने के बाद आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले ली है। दरअसल दीपक बाली को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने बीजेपी की सदस्यता दिलाई है और इसी दौरान मदन कौशिक ने यह भी कहा कि बीजेपी पार्टी सभी के हित को चाहने वाली पार्टी है और इसके विचारों से प्रेरित होकर आज दीपक बाली बीजेपी में शामिल हुए हैं और निश्चित तौर पर ही बीजेपी को एक मजबूती मिलती हुई नजर आएगी। वहीं दूसरी ओर बीजेपी में शामिल होने के बाद दीपक बाली ने यह कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विचारधारा और प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की प्रेरणा से प्रेरित होकर ही आज बीजेपी ज्वाइन की है और साथ ही उन्होंने ये भी साफ कर दिया है कि आम आदमी पार्टी की करनी और कथनी में काफी अंतर है, लिहाजा वो आम आदमी पार्टी में असहज महसूस कर रहे थे, जिसके चलते उन्होंने पार्टी छोड़ने का फैसला लिया और आम आदमी पार्टी के पद से इस्तीफा दे दिया। सबसे पहले तो दीपक बाली जी का बहुत अभिनंदन करता हूँ, बहुत स्वागत करता हूँ कि वो एक प्रखर छात्र नेता के रूप में, एक प्रमुख व्यवसायी के रूप में, एक उद्योगपति के रूप में भी और एक नेता के रूप में भी
और एक संघर्षशील व्यक्तित्व के रूप में भी हमेशा लोगों के बीच में जाने जाते रहे हैं। और वो थे वहाँ जरूर, लेकिन इनकी विचारधारा में हमेशा से राष्ट्रवाद था। और वहीं दूसरी ओर नगर पालिका परिषद चमोली गोपेश्वर के उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी पुष्पा पासवान ने कांग्रेस के प्रत्याशी को 1083 मतों के अंतर के साथ शिकस्त दी है। दरअसल 25 सालों के बाद बीजेपी ने अध्यक्ष पद पर जीत हासिल की है और जीत के बाद बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने शहर भर में रैली निकालकर इस जीत का जश्न भी मनाया। जीत के बाद बीजेपी प्रत्याशी पुष्पा पासवान ने जीत का श्रेय संगठन को दिया और जनता का आभार भी जताया। आपको ये भी बताते चले कि नगर पालिका अध्यक्ष के उपचुनाव में 4497 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया, जिसमें बीजेपी को 2671 मत और जबकि कांग्रेस को 1588 वोट मिले। बीजेपी प्रत्याशी ने 1083 मतों से जीत हासिल की है और इसी दौरान प्रशासन की तरफ से भारी सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम भी किए गए थे। काशीपुर से अगली खबर आपको बताएं, जहां पर हुई बैंक लूट की वारदात के बाद पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर दिखाई दे रहा है और इसी के चलते पुलिस द्वारा बाजपुर में लगातार बैंकों का निरीक्षण भी किया जा रहा है और बैंक प्रबंधन से सुरक्षा व्यवस्थाओं को पूरा करने के निर्देश दिए जा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर व्यवस्थाएं पूरी नहीं करने वाले बैंकों के खिलाफ पुलिस द्वारा चालान की कार्रवाई भी अमल में लाई जा रही है। आपको ये भी जानकारी दें कि बीते दिनों काशीपुर के एक बैंक में दबंगों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया था और बैंक में हुई इस लूट की वारदात के बाद पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से सतर्क नजर आ रहा है, जिसके चलते लगातार पुलिस द्वारा बैंकों का निरीक्षण भी किया जा रहा है और व्यवस्थाओं का जायजा लिया जा रहा है। ये सुरक्षा के सभी मानकों पर हमने बैंकों की चेकिंग कराई है। पिछले हफ्ते भी चेकिंग कराई थी। दोबारा इसमें थाना स्तर पे हमने टीम गठित करके सभी बैंकों को चेक कराया है। जो पूर्व में निर्देश उन्हें दिए गए थे या नोटिस तामील कराए गए थे, तो उनके अनुपालन में आज उन्होंने क्या क्या इम्प्रूवमेंट्स किए हैं वो हमने इसमें चेक किया है। और अभी फ़िलहाल सभी सुविधाएं, सभी जो भी तैयारियां बैंक की हैं वो ठीक मिली हैं। फ़िलहाल एक दो जगह पे कुछ कमियां हैं, उस पर भी हमने बैंकों को और नोटिस दिया है, चालान भी किया है और इसी तरह से लगातार इनको बीच बीच में चेक किया जाएगा ताकि कोई घटना होती है तो इसमें बैंक की भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की जाए। और चलिए फिलहाल इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन आप बने रहिएगा हमारे साथ। जय हिंद।